हाँ, इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है आज। वित्तीय प्रबंध नया टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसमें लिखा है लोक प्रशासन में उसका कार्यक्षेत्र तथा महत्व। ये टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। कि वित्तीय प्रबंध वित्त का समुचित तरीके से प्रबंध है ना। वित्तीय प्रबंध मतलब वित्त का सही तरीके से प्रबंध है। और कोई भी व्यवसायिक संगठन है या प्रशासनिक संगठन है, वो बिना वित्त के सही ढंग से संचालित नहीं हो सकता है। इसलिए वित्त जो है किसी भी संगठन का मूलाधार है ना। वित्त को क्या बोलते हैं? किसी व्यवसायिक संगठन अथवा प्रशासनिक संगठन का मूलाधार कहा जाता है। कोई भी काम, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, चाहे वो व्यवसायिक कार्य हो, बिना वित्त के सही ढंग से संचालित नहीं हो सकता है ना। उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? वित्त की सही ढंग से प्राप्ति और उसका समुचित तरीके से प्रबंध पर निर्भर करती है। अगर हम सही ढंग से वित्त, पर्याप्त मात्रा में वित्त की प्राप्ति कर रहे हैं, प्राप्त हो रही है, हमें प्राप्ति हो रही है, और उसका हम समुचित तरीके से प्रबंध कर रहे हैं, तो ही जो है कोई भी काम सफल हो सकता है ना। हमें जो है अगर वित्त तो सही ढंग से मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है, लेकिन हम उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसके खर्च करने की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, गैर जरूरी खर्च हो रहा है, फिजूल खर्ची हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा काम, हमारा संगठन, हमारा प्रशासन सही ढंग से संचालित नहीं होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वित्त किसी व्यवसायिक संगठन अथवा प्रशासनिक संगठन का मूलाधार है। बिना वित्त के कोई भी काम सही ढंग से संचालित नहीं हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि दाम करे सब काम, है ना, दाम सारे काम करते हैं। और कौटिल्य का एक स्टेटमेंट भी है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है कौटिल्य का, मैंने नोट्स में लिखा है, वैसे वो ध्यान आ गया था मुझे। उन्होंने कहा है कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर करते हैं, सभी उद्यम वित्त पर निर्भर करते हैं, इसीलिए कोषागारों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हम कौटिल्य पढ़ते हैं तो वहां पर इसका जिक्र आता है, कौटिल्य थिंकर के रूप में पढ़ते हैं ना। अभी है ना वो कि हटा दिया गया, अभी सिलेबस में है ना, हाँ पॉलिटी में है। तो जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं तो उनके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जीभ में रखे शहद का स्वाद ना लेना असंभव है, उसी तरीके से किसी भी कार्मिक के लिए भ्रष्टाचार ना करना असंभव। मतलब जिस तरह से जीभ में शहद रखा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका स्वाद आप नहीं लो। ऐसा कैसे संभव है कि भाई आपकी जीभ में शहद रखा है, उसका आप टेस्ट नहीं ले रहे हैं, स्वाद नहीं ले रहे हैं। तो उसी तरीके से किसी भी पदाधिकारी के लिए भ्रष्टाचार ना करे ऐसा संभव नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह से जो मछली होती है पानी में रहती है, उसको पता ही नहीं चलता कि कितना पानी पी रही है, उसका अंदाजा नहीं लगा पाती हो। उसी तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह से उन्होंने उस समय भ्रष्टाचार को लेकर के स्टेटमेंट दिए थे। बहुत सारे अलग अलग विचार उनके हैं अलग अलग क्षेत्र में। अब आप सोचो कि कितनी पुरानी बात है ये। बात जो है करीब 300 BC के आसपास की बात है। तो उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो विचार दिए हैं वो आज भी प्रासंगिक है। सबसे खास बात ये है ना। तो उन्होंने एक वित्त को लेकर के कहा था, जब हम जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया ना, क्या नाम उसका, राज्य का कौन सा है वो, सप्तांग सिद्धांत। हाँ, राज्य का सिद्धांत, उसमें कोष आता है, वित्त आता है, एक पॉइंट आता है। 7 जो अंग है राज्य के सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग है, तो उसमें एक आता है कोष। तो वहां पर जब हम कोष का वर्णन करते हैं तो वहां पर इसका जिक्र आता है। उन्होंने कहा है कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर करते हैं, इसलिए कोषागारों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो उसका यूज मैंने यहाँ पर किया है, इस टॉपिक में उसको यूज किया है यहाँ पर कि हम उनका कोटेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन में चीज बताई है कि
जो वित्त है वो किसी भी व्यवसायिक संगठन अथवा प्रशासनिक संगठन का मूलाधार होता है। किसी कार्य की सफलता या किसी संगठन की सफलता वित्त की समुचित आपूर्ति तथा उसके कुशल प्रबंधन पर निर्भर करती है। इसीलिए हर क्षेत्र में वित्तीय प्रबंध को अपनाया जाता है या प्रभावी वित्तीय प्रबंध की जरूरत पड़ती है, ऐसा आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। और फिर कौटिल्य का स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। ये चीज कब लिखेंगे? जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तब। इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर आपको कौटिल्य का स्टेटमेंट लिख देना जिसका मैंने जिक्र किया है। इसके बाद फिर आएगा मीनिंग, और इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है ये मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। जो कॉमन है, प्रस्तावना है, अर्थ है, लक्षण विशेषताएं, उद्देश्य, कार्य, क्षेत्र, महत्व, सार्थकता, सीमाएं। अब सीमाओं में 2 देश लिख दिया कंक्लूजन ये है। आपके सिलेबस में 2 चीजें देखो दी गई है ना। आपके सिलेबस में दिया गया है कार्य क्षेत्र और महत्व। कार्य क्षेत्र एक ही वर्ड है, यहां पर मैंने कार्य क्षेत्र अलग अलग कर दिए ना। वहां पर सिलेबस में दिया है कार्य क्षेत्र, इंग्लिश में लिखा है स्कोप। कार्य क्षेत्र को इंग्लिश में स्कोप लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहां पर कार्य अलग लिखे हैं और क्षेत्र अलग लिखे हैं। कार्य यानी फंक्शंस और क्षेत्र यानी स्कोप, है ना। यहाँ पर क्षेत्र का मतलब एरिया नहीं है, क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या है? स्कोप, है ना, जो आपके इंग्लिश के सिलेबस में दिया हुआ है। स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस, ये ठीक। तो इतनी सारी चीजें मैंने इसमें दी हैं। सिलेबस से ज्यादा, सिलेबस में 2 चीजें दी गई हैं, लेकिन मैंने सभी दे दी इसमें, इसके बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई जो पेपर बनाते हैं वो कभी कभी सिलेबस ना देखकर वो टॉपिक देख लेते हैं कि भाई टॉपिक वित्तीय प्रबंध है। अब उन्होंने जो है बुक वगैरह देखी और उसमें जो भी उनको ठीक लगा, इससे उसको लगा कि भाई उद्देश्य अच्छे लग रहे हैं तो वो रख दिए। अब वो सिलेबस में है या नहीं इससे मतलब नहीं, उनको लगा कि यार इसका जो सिद्धांत है वो अच्छे हैं, वो रख दो, है ना। तो इसीलिए उससे संबंधित जो भी चीजें हमें सारी चीजें पढ़ लेना। वैसे कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, इजी है ना। एक कॉन्सेप्ट आपने अगर समझ लिया है तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप इसके लक्षण पढ़ लेंगे, विशेषताएं आपको पता चल जाएंगी, उद्देश्य आपको पता चल जाएंगे, इसका महत्व है, कार्य क्षेत्र है, कार्य है, बहुत सारी चीजें तो लगभग कॉमन आती है। थोड़ा सा टेक्निक आपको डेवलप कर लेना है ना। सामने वाले से कैसे बचना है ना, सामने वाले को कैसे इंप्रेस करना है, ये टेक्निक मेंस में डेवलप हो जाती है। तो बिना पढ़े ही बहुत सारी चीजें लिख देते हैं। आप देखना कि कई ऐसे लोग रहते हैं जिनका हर बार मेंस निकलता है, हर बार मेंस कभी भी दें, रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उन्होंने ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली है कि कुछ भी आ जाए उनको पता है कि इसमें क्या क्या कैसे लिखना है। पॉइंट खुद बना लेते हैं, इंट्रोडक्शन बना दिया, वहीं फटाफट सोच के लिख दिया। पॉइंट जो है कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे तो भी बना के लिख दिया। अब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा इसने मन से लिखा है, क्योंकि इस तरह की शैली डेवलप हो जाती है उनकी। तो यही चीज डेवलप करनी है, यही जो है तैयारी होती है मेंस की। जो जिसने ऐसा कर लिया तो उसका उद्धार है, वही चीज तो सीखना है, ठीक है। और अगर आप विचार करेंगे, सोचेंगे, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आप भी पारंगत हो जाएंगे और आपकी भी कभी मेंस नहीं रुकेगी, फाइनल सिलेक्शन हर बार होगा। कई लोगों को आप देखो कि लगातार ही कोई ना कोई पोस्ट ले रहे हैं, जैसे 2020 और 2019 दोनों में सिलेक्शन है ना, दोनों में डिप्टी कलेक्टर, दोनों में डीएसपी, है ना। ये जो जिन्हें गुजरात वो दोनों में पोस्ट मिली है ना उनको, बैरागी क्या नाम है, दोनों में पोस्ट है ना, दोनों में डीएसपी है क्या है? अच्छा नेक्स्ट इसमें डीएसपी है। हाँ तो ज्यादातर तो जैसे अब सिन्नी है तो दोनों में डिप्टी कलेक्टर बनी है, पूर्वा मंडलोई दोनों में डिप्टी कलेक्टर बनी है। कुछ लोगों ने तो अब डिप्टी कलेक्टर से तो ऊपर पोस्ट ही नहीं है ना, अब क्या है, कहाँ जाएगा
तो कुछ लोगों ने पोस्ट इंक्रीज किए, जैसे हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने कि प्रतीक यादव हैं, तो उनको पहले मिला था अधीनस्थ लेखा सेवा ना, और अभी सेकेंड क्लास उनकी मिल गई, सहायक संचालक इंडस्ट्री वाली जो पोस्ट है वो मिली है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब आप सोचो, बिल्कुल फ्रेशर, पहला ही अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट 2019 का था। आप सोचो, आप पहला अटेम्प्ट 2019 का था, 2019 में सेकेंड क्लास पोस्ट, 20 में उनका सेकेंड अटेम्प्ट था उसका, तो उसमें क्लास 3 मिली उसकी, लेकिन दोनों में पोस्ट है। इसके पहले पटवारी में भी हुआ है, इसके पहले कॉमर्स वाली पोस्ट है उसमें भी हुआ है, मतलब 4 पोस्ट उसके हाथ में। एक आधा और एसएससी में भी है सर, 4-5 पोस्ट उसके हाथ में ही है अभी। और इधर अभी 2021 का इंटरव्यू दे रहा है, 2022 का मेंस दिया है, 2023 का भी मेंस दिया है। अब आप सोचो, 2019 से लगातार उसने जो है, अभी वो सुन रहा होगा, उसने भी लिया है कोर्स एक्चुअली मतलब सुनेगा वो, उसने कोर्स लिया है, सुना। मेरे पास मैसेज आया था 2-3 दिन पहले प्रतीक का, तो उसने ये बोलने के लिए मैसेज किया था कि सर क्लास अच्छी लग रही, बस सर क्लास अच्छी लग रही है, ये मैसेज किया था उसने। मैंने अभी लिया है कोर्स सोशियोलॉजी का और क्लास बहुत अच्छी लग रही है, बहुत समझ में आ रहा है, हालांकि उसका इंग्लिश मीडियम है, लेकिन उसने ये कोर्स लिया हुआ। तो 2019 से लगातार प्री मेंस इंटरव्यू 19, 20, 21, 22 और ये 23। अब आप सोचो, फर्स्ट अटेम्प्ट से, मतलब जब से उसने देना स्टार्ट किया वो फेल ही नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात। इंग्लिश मीडियम था, उसने हिंदी मीडियम की क्लास में बैठ करके पढ़ा है, और पूरा जो है वो, मैं बोलता था पूरा वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता था। तो वही मैं कह रहा हूं कि बच्चों में क्या है कि वो शैली डेवलप हो जाती है, वो गुण विकसित हो जाते हैं कि जो भी एग्जाम देते हैं वो कभी मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो इस तरह की जो है जो शैली है वो आप लोगों को डेवलप करना है कि एग्जाम दो और निकले, और वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, व्यक्ति ही करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे वित्तीय प्रबंधन की। वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय प्रबंधन की एक शाखा है जिसमें वित्त की प्राप्ति की जाती है, किसी भी काम को पूरा करने के लिए वित्त की प्राप्ति की जाती है, उसका कुशल उपयोग किया जाता है, फिर उसका प्लानिंग की जाती है कि कैसे हम जो है इसका उपयोग करें। हालांकि प्लानिंग उपयोग के पहले आती है, प्राप्ति, फिर उसका प्लानिंग, फिर उसको उपयोग करना, फिर उस पर नियंत्रण रखना, उसका संचालन करना। तो ये सारी जो गतिविधियां होती हैं वो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। पहले जो है हम ये विचार करते हैं कि हमें किसी काम में कितने वित्त की जरूरत है, कितनी पूंजी लगेगी, पहले ये होता है, स्टार्टिंग यहां से होती है ना। कुछ भी काम हम करने वाले हैं तो हम उस पर विचार करेंगे कि हमें उसमें कितनी पूंजी लगेगी। फिर ये देखा जाता है कि वो पूंजी प्राप्त कहां से होगी, कहां से हमें पैसे मिलेंगे, उसका सोर्स हम देखते हैं। फिर हम उसको प्राप्त करते हैं, प्राप्त हो गई, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं कि भाई इसका कैसे हम उपयोग करें। फिर कुशल उपयोग होता है ना। उपयोग के बाद फिर उसका नियंत्रण होता है, फिर उसमें लेखांकन है। नियंत्रण कैसे होता है, नियंत्रण के अंतर्गत उसका जो है अकाउंटिंग किया जाता है, लेखांकन होता है, लेखा परीक्षण होता है, जिसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। तो ये सारी जो गतिविधियां होती हैं उसको हम कहते हैं वित्तीय प्रबंधन। अगर हम शॉर्ट में कहें, वित्त का समुचित तरीके से प्रबंध करना वित्तीय प्रबंधन। अगर हम एक लाइन में इसका अर्थ लिखें, है ना, वित्त का समुचित तरीके से प्रबंध करना, या वित्त की सही तरीके से प्राप्ति और उसका कुशल उपयोग भी वित्तीय प्रबंधन है, जिसका आगे जिक्र आपको मिलेगा, है ना। इसका तो मैंने डिटेल में अर्थ बताया हुआ है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए वित्त की प्राप्ति, उसका कुशल उपयोग, वित्तीय पक्षों का नियोजन तथा नियंत्रण किया जाता है। इन सभी गतिविधियों को मिलाकर के हम कह देते हैं वित्तीय प्रबंधन, ये वित्तीय प्रबंध। फिर इसको शॉर्ट में मैंने यहां पर बताया हुआ है, वित्त की अनुकूलतम प्राप्ति तथा उसका कुशल उपयोग ही वित्तीय प्रबंधन है ना।
सही तरीके से उसको प्राप्त करना और उसका समुचित तरीके से मितव्ययी तरीके से उपयोग करना, इसको कहा जाता है वित्तीय प्रबंधन। और इसको मैंने प्रबंध के जो आयाम है वहां पर भी मैंने इसको बताया हुआ है, ये डायग्राम भी वहां पर बनाया हुआ है ना। प्रबंध के विभिन्न आयाम, महत्वपूर्ण आयाम के अंतर्गत मैंने वित्तीय प्रबंध करके बताया था। तो ये इसी अर्थ को थोड़ा सा मैंने ग्राफिक तरीके से बताने का प्रयास किया है ना। तो वित्तीय प्रबंधन में वित्त की व्यवस्था की जाती है, वित्त की प्राप्ति है, नियोजन है, उसका कुशल उपयोग है, आवंटन है, नियंत्रण है, इन सभी को मिलाकर के हम कह देते हैं वित्तीय प्रबंधन। और इसका फायदा क्या होता है? इससे मितव्ययता आती है, अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, अधिकतम लाभ का अर्जन, अधिकतम लाभ की प्राप्ति। तो ये है वित्तीय प्रबंध, वित्त की प्राप्ति करना, उसके उपयोग के लिए प्लानिंग करना, फिर उसका उपयोग करना, फिर आवंटन, फिर नियंत्रण, है ना। ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसी के अंतर्गत हमें इसके लक्षण पढ़ना है। आपने इसको सही ढंग से समझ लिया है, इसका मीनिंग आपको पता चल गया है, डायग्राम आपने समझ लिया है, तो इसी के पॉइंट लेकर के हम इसके लक्षण बता देंगे। कुछ अलग से तो पॉइंट आते नहीं है, और उन्हीं लक्षणों के सकारात्मक पॉइंट हम लिखेंगे तो महत्व हो जाएगा, उसके नकारात्मक पॉइंट हम ले लेंगे तो उसकी सीमाएं हो जाएंगी। बस सारी चीजें अर्थ परिभाषा से ही, अर्थ परिभाषा लक्षण से ही होती है, वहीं से सब चीजें निकल के आती हैं। इसलिए दो चीजों को आपको सही ढंग से समझ लेना है, उसकी अर्थ परिभाषा और उसके लक्षण या विशेषताएं। इनको आपने अगर समझ लिया है तो पूरा टॉपिक आपको लिखने में आ जाएगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है, प्रकृति, लक्षण, विशेषताएं। देखिए, दो चीजें तो सभी में लगभग कॉमन है। एक तो सतत वाला, सतत, सब में सतत है ना, चला आ रहा है ना, वैसे भी सतत है, यहां भी सतत। और एक प्रबंध का एक भाग, जितने भी प्रबंध हम पढ़ रहे हैं, चाहे समय प्रबंधन हो, चाहे वो मानव संसाधन प्रबंधन हो, चाहे तनाव प्रबंधन, अभी कल ही पढ़ेंगे, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तनाव प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन है, तो ये सब प्रबंध के एक भाग है। तो ये भी एक कॉमन पॉइंट हो गया है ना। जितने भी हमने प्रबंधन पढ़े हैं, सामग्री प्रबंधन पढ़ा है, क्रय प्रबंधन पढ़ा है ना, विपणन प्रबंधन पढ़ा है, मानव संसाधन प्रबंधन पढ़ा है, समय प्रबंधन पढ़ा है, वित्तीय प्रबंधन पढ़ रहे हैं, तनाव प्रबंधन आगे पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रबंधन जो है उसमें एक लक्षण के पॉइंट दो तो कॉमन हो गए, एक तो प्रबंध का एक भाग हो गया और दूसरा सतत प्रक्रिया हो गई, सतत कार्य हो गया। ठीक है, बाकी फिर कुछ लक्षण से निकाल लो। तो ऐसे कुल मिला के 8-10 पॉइंट आपको लिखना है ना, आ जाएंगे लिखने में। प्रबंध का एक भाग है, मतलब प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध आता है। प्रबंध एक व्यापक क्रिया होती है, उसमें अलग अलग तरह के प्रबंध आते हैं। इसमें वित्त संबंधी प्रबंध किया जाता है ना, प्रबंध का एक भाग है, यानी प्रबंध के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां आती हैं उसमें एक व्यापक गतिविधि होती है, वित्त की गतिविधि, वित्त का प्रबंध करना। तो इसलिए इसको कहते हैं वित्त प्रबंध का एक भाग। आवश्यकता का अनुमान लगाना, आवश्यकता का अनुमान लगाने का मतलब यहां पर यह है कि हमें कितने वित्त की जरूरत पड़ रही है किसी काम को करने के लिए। जैसे मैंने भी बताया था कि किसी काम को करने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, कितनी पूंजी लगेगी, तो उसका अनुमान जो है, उसका एस्टीमेट लगाया जाता है। वित्त का अनुमान सबसे पहले लगाया जाता है, मतलब पहले सबसे प्राथमिक कार्य है ना, वित्त का अनुमान लगाना। ये वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहला काम होता है, प्राथमिक कार्य होता है। उसके बाद फिर आगे काम होते हैं ना। सतत प्रशासनिक क्रिया है, किसी काम के स्टार्ट करने से पहले से लेकर के उसकी समाप्ति तक जो है ये काम चलता रहता है ना। वित्तीय प्रबंधन का जो काम है, उस काम को प्रारंभ करने से पहले वित्तीय प्रबंधन स्टार्ट हो जाता है और उस काम की समाप्ति के बाद भी चलता रहता है। काम पूरा हो गया तो उसमें देखा जाता है भाई खर्च कितना हुआ है ना,
कितनी आय हुई, कितना खर्च हुआ, फिर उसकी जांच की जाती है जिसको हम कहते हैं ऑडिट करना, लेखा परीक्षण या अंकेक्षण बोलते हैं हिंदी में, उसको लेखा परीक्षण बोला जाता है। तो वो लेखा परीक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके पहले लेखांकन किया जाता है। लेखांकन में आय व्यय का ब्यौरा बनाया जाता है कि भाई कितनी इसमें आय हो गई, हमें कितना व्यय हुआ, उसको कहाँ कहाँ खर्च किया गया, तो ये लेखांकन होता है। तो ये काम समाप्ति के बाद की प्रोसेस होती है। काम पूरा हो गया है तो उसमें बाद देखा जाता है कि इस काम में कितना खर्च आया, फिर उसका ऑडिट किया जाता है, लेखा परीक्षण किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि जो खर्च हुआ है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है ना, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई है, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, गबन तो नहीं हुआ है। ये सारी चीजें लेखा परीक्षण या अंकेक्षण या ऑडिट के जरिए देखा जाता है। तो ये कार्य समाप्ति के बाद की प्रोसेस होती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि काम स्टार्ट होने से पहले से इसका काम स्टार्ट होता है और कार्य की समाप्ति के बाद तक चलता रहता है, इसलिए उसको सतत क्रिया बोला गया है। वित्तीय स्रोतों का निर्धारण, इसमें वित्तीय जो स्रोत है यानी कहां से हमें पैसे मिलेंगे उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना, पहले हमने लगा लिया अनुमान कि हमें कितना पैसा लगेगा, कोई भी काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस काम को पूरा करने में कितना खर्च आएगा ये हमने पता कर लिया। फिर हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसकी पूर्ति कहां से होगी, खर्च इतना जो भी होने वाला है उसकी पूर्ति कैसे होगी, उसका सोर्स क्या होगा, सोर्स का इसमें डिसाइड किया जाता है। सोर्स डिसाइड करने में 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है कि इसकी पूर्ति या तो शेयर जारी करके भी हम कर सकते हैं, जैसे उद्योगपति होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो जो है शेयर जारी करके उसकी पूर्ति करते हैं, पूंजी इकट्ठी करते हैं, या उधार लेकर के घी पीने का काम भी करते हैं कभी कभी, है ना, उधार लियो लो और घी पियो। ठीक है, तो दोनों तरीके हो सकते हैं, शेयर जारी करके भी पूंजी एकत्रित की जाती है और उधार लेकर के भी, ऋण लेकर के, लोन लेकर के भी पूंजी एकत्रित की जाती है, जिससे जो है हमारा काम स्टार्ट हो सके और काम चल सके। तो ये है वित्तीय स्रोतों का निर्धारण। इसके बाद आता है वित्तीय कार्यों का केंद्रीकरण। वित्तीय प्रबंध जो होता है वो वित्तीय कार्यों का केंद्रीकरण है। वित्तीय कार्यों का केंद्रीकरण का मतलब यहां पर यह है कि जितने भी वित्त संबंधी कार्य है वो एक ही विभाग में केंद्रित हो जाते हैं। ये है इसका मतलब, है ना, इसका मीनिंग अलग है। आप अगर इसको वैसे सोचोगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है। ये जो हेडिंग है इसका मीनिंग बहुत अलग है, जो आप सोच रहे होंगे वो नहीं है ना, मतलब सोच से थोड़ा सा अलग इसका मतलब है। वित्तीय स्रोतों के केंद्रीकरण का मतलब यहां पर यह है कि जो वित्तीय प्रबंधन है, वित्तीय प्रबंधन जो विभाग है उसके पास सभी वित्तीय अधिकार हैं, सारे वित्तीय अधिकार उस पर केंद्रित हैं, इसलिए इसको कहते हैं वित्तीय अधिकारों का केंद्रीकरण, है ना। वित्तीय कार्यों, वित्तीय अधिकारों का केंद्रीकरण का मतलब यहां पर यह है कि जितने भी वित्त संबंधी कार्यकलाप हैं, वित्त संबंधी अधिकार है, वो सिर्फ एक ही विभाग में है, एक ही विभाग के पास है, वो है वित्तीय विभाग, वित्त प्रबंधन विभाग। तो इसको कह दिया जाता है वित्तीय कार्यों का केंद्रीकरण, यानी वित्तीय कार्यों का एक ही विभाग में केंद्रित हो जाना, है ना। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करके यहां पर लिखेंगे, वित्तीय कार्यों का एक ही विभाग में केंद्रित होना। सभी ऐसा है इसका मतलब। जितने भी वित्तीय कार्य हैं, वित्तीय कार्य, जितने भी वित्तीय कार्य कौन कौन से, जैसे अभी मैंने बताया, वित्त का अनुमान लगाना है, वित्तीय स्रोतों का निर्धारण करना है, वित्त की प्राप्ति करना है, उसका सही उसका प्लानिंग करना है, उसका कुशल उपयोग करना है, ठीक है, उसकी फिर नियंत्रण करना है, लेखांकन करना है, लेखा परीक्षण करना है ना। ये सारे जो कार्यकलाप हैं ये एक ही विभाग में यानी
वित्त प्रबंधन जो विभाग है उसमें केंद्रित है, इसलिए उसको कह देते हैं वित्तीय कार्यों का केंद्रीकरण। आया समझ में, है ना। व्यापक एवं विश्लेषणात्मक स्वरूप है। व्यापक मतलब और विश्लेषणात्मक क्यों उसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां इसमें सम्मिलित कर ली जाती हैं, है ना। वित्त संबंधी सभी गतिविधियां इसमें सम्मिलित कर ली जाती हैं, इसलिए इसको व्यापक बोलते हैं। विश्लेषणात्मक क्यों है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा विशेषज्ञता का काम होता है। हर व्यक्ति जो है वित्त संबंधी काम नहीं कर सकता है, टेक्निकल काम है ये, है ना। तो इसमें जो है एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई कितना खर्च होगा, किन किन कार्यों में कितना खर्च होगा, किसको कितना आवंटन करना पड़ेगा, है ना। फिर उसकी जांच करना पड़ती है, भाई खर्च सही ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, कोई गलत तो खर्च नहीं हुआ। तो ये विश्लेषणात्मक यानी एनालिसिस करने वाला काम है, व्यापक भी है, एनालिसिस करने वाला काम है ना। इसलिए इसको कहते हैं व्यापक एवं विश्लेषणात्मक स्वरूप। पूंजी निर्माण की संरचना, इसमें जो पूंजी निर्माण किया जा रहा है या पूंजी की प्राप्ति की जा रही है, पूंजी संरचना की जा रही है, उसका निर्माण किया जाता है। मतलब पूंजी एक्चुअली इसको दो पार्ट में रखते हैं। पूंजी की संरचना दो हिस्सों में होती है, एक को बोलते हैं स्थायी और एक को बोला जाता है कार्यकारी। पूंजी की संरचना दो हिस्सों में बांट कर की जाती है। एक स्थायी होती है, यानी स्थायी मतलब उसको हमने जमा कर दिया, अब उससे हमें थोड़ा बहुत इनकम हो रही है तो उसको स्थायी बोल देते हैं। एक कार्यकारी होती है, यानी इसको हमने जो है किसी काम में लगा दिया, जैसे हमें कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं तो उसमें लगाया है पूंजी को, तो कार्यकारी कही जाती है। हमारी बैंक में जमा है तो वो स्थायी हो गई, है ना। बैंक में जमा जो पूंजी है वो स्थायी है, और हम एक पूंजी को, एक अमाउंट को हमने जो है किसी काम में लगा दिया है, उससे कोई काम हम कर रहे हैं, तो वो जो है कार्यकारी कही जाती है। कार्यशील या कार्यकारी, इसको कार्यशील भी बोलते हैं, कार्यशील। और इसी को कहते हैं दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक, और इसको कहते हैं अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से पूंजी की संरचना होती है। पूंजी को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक स्थायी पूंजी होती है और एक होती है कार्यकारी पूंजी। स्थायी पूंजी हम क्यों रखना पड़ती है, ताकि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम उससे काम कर रहे हैं, अगर हमें उससे कोई नुकसान हो जाता है तो हमारे लिए वो जो स्थायी पूंजी है वो हमारे काम आ जाएगी। पता चला हमने क्या कुछ स्थायी नहीं रखा, सारा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, काम पे लगा दिया और उसमें घाटा हो गया उस कार में, तो हमारे लिए संकट पैदा, वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए हमें जो है कुछ एक हिस्सा स्थायी रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है, और बाकी का हिस्सा जो है हमें काम पर लगाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी व्यवसाय को करने के लिए। पूंजी संरचना का निर्माण हो गया। व्यवसायिक समन्वय, व्यवसायिक समन्वय का मतलब होता है कि जितनी भी व्यवसायिक गतिविधियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, उनमें समन्वय स्थापित करना, वित्त के संबंध में, है ना, वित्त के संबंध में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना कि किस संगठन को या एक संगठन में किस कार्य में कितना वित्त लगेगा या लग रहा है, इस तरह का कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, इसको बोलते हैं व्यवसायिक समन्वय। इसके बाद आता है कार्य निष्पादन का मापक। जो वित्तीय प्रबंधन होता है वो कार्य निष्पादन का मापक, यानी जो परफॉर्मेंस है उसका मेजरमेंट जो है वित्तीय प्रबंधन के जरिए किया जाता है। क्योंकि हर परफॉर्म को जो है वित्त के एस्पेक्ट से मापा जाता है ना। मतलब कहने के यहाँ पर यह है कि परफॉर्म अच्छा है लेकिन उसमें ज्यादा खर्च आ गया तो परफॉर्म सही नहीं है। परफॉर्म तो सही हुआ लेकिन खर्च ज्यादा हो गया तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी अच्छे का मानदंड क्या है? अच्छे का मानदंड है खर्च, उसमें कितना व्यय हुआ, कितना फायदा हुआ ना। व्यय ज्यादा हुआ तो फायदा कम होगा,
तो फायदे को लेकर के, लाभ को आधार मान करके किसी भी परफॉर्म को हम मापते हैं, और ये वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। वित्तीय प्रबंधन अगर अच्छा है तो जो है जो खर्च है वो सही तरीके से होगा, कम खर्च में ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा काम होगा, तो वही जो है परफॉर्म का मापक है। परफॉर्मेंस अच्छा कब माना जाएगा? जब हमें कम खर्च लगे, काम ज्यादा हो, उत्पादन ज्यादा हो, फायदा ज्यादा हो, और ये वित्तीय प्रबंधन के द्वारा इस काम को किया जाता है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन को कार्य निष्पादन का मापक माना जाता है। अर्जित आय का प्रबंधन, जो हमें आय अर्जित हुई है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमारी जो कमाई हुई है, उसका हम कैसे मैनेजमेंट करें, तो ये वित्तीय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। सही तरीके से जो है उस आय का प्रबंध करना, उस आय को खर्च करना, ये जो है वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उच्च प्रबंधकों हेतु सहायक, जो वित्तीय प्रबंध होता है, वो जो उच्च प्रबंधक होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्रबंधक होते हैं, उनको जो है उसके काम में हेल्प करता है, उनको सहायता करता है कि कैसे वित्त खर्च करना चाहिए, है ना। वित्तीय मामलों में जो है जो वित्तीय प्रबंधक है, वित्तीय प्रबंध है, वो जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े जो मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी जो है हेल्प इसके द्वारा की जाती है, क्योंकि वित्त ही सब कुछ है, देखो, है ना। वित्त के बिना कुछ नहीं हो सकता है। वित्त का सही ढंग से अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो वो उद्यम सफल नहीं हो पाएगा कभी भी। तो वित्त का सही ढंग से उपयोग कैसे करना है, ये सभी को, चाहे वो छोटा प्रबंधक हो, चाहे बड़ा प्रबंधक हो, चाहे कोई भी उद्यम हो, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, बताया जाता है? वित्तीय प्रबंध द्वारा बताया जाता है। नियोजन, नियंत्रण तथा अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब है फॉलो ना। ये तीन जो है इसके अंग हैं। वित्तीय प्रबंधन के तीन महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं: नियोजन, नियंत्रण और अनुवर्तन। नियोजन मतलब किसी काम को कैसे करना है, कितना खर्च उसमें आएगा, है ना, किस काम में कहां किस समय कितना खर्च करना है, ये नियोजन है ना। नियोजन में देखा जाता है कि किस काम में कितना खर्च करना है, किस समय करना है, कहां करना है ना। इसकी प्लानिंग करना, इसको हम कहते हैं नियोजन। और उस खर्च का नियंत्रण करना, वो खर्च सही ढंग से हो, उसमें फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए, मितव्ययता का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये नियंत्रण होता है। फिर फॉलो, अनुवर्तन। अनुवर्तन का मतलब होता है कि फॉलो करना, जो भी प्रोसेस चल रही है वो प्रोसेस आगे चलती रहे, सही ढंग से काम रेगुलर होता रहे, उसको फॉलो करना, उसको कहते हैं फॉलो अप, अनुवर्तन, है ना। जो भी एक प्लानिंग बना दी गई है, प्लानिंग कर दी गई है, उस प्लानिंग के अनुरूप हमेशा काम हो, इसके लिए फॉलो किया जाता है, उसको हम कहते हैं अनुवर्तन करना। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं इसके लक्षण, विशेषताएं। इसके बाद आगे दूसरा है उद्देश्य। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो ये है, न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति या अधिकतम लाभ। इसके लिए ही जो है सारी गतिविधियां की जाती है। वित्तीय प्रबंधन की सारी जो गतिविधियां हैं वो इसी पर केंद्रित हैं कि कम लागत पर हमें ज्यादा फायदा हो, ज्यादा वित्त मिले, ज्यादा लाभ मिले। इसके लिए जो है वित्तीय प्रबंधन किया जाता है, ये मेन उद्देश्य है ना, फायदे के लिए। अधिकतम लाभार्जन, ज्यादा फायदा कमाने के लिए इसका पर्पज है, किया जाता है। मतलब लागत कम हो, वित्त ज्यादा मिले। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ अधिकतम लाभ मिले, किसी कार्य में, व्यवसाय में या कोई भी प्रशासनिक काम है उसमें ज्यादा फायदा मिले, उसको कहते हैं अधिकतम लाभ कार्य। साधनों का कुल आवंटन एवं कुशल, कुल आवंटन लिखिए, कुशल है।
साधनों का कुशल आवंटन एवं उपयोग। इफिशिएंट लिखा है इसमें, इंग्लिश में सही लिखा है, इफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो साधनों, जो भी संसाधन है हमारे पास, उनका सही ढंग से जो है आवंटन करना, वितरण करना, सही तरीके से वितरण करना, मतलब जितनी उसको जरूरत हो, है ना, जिस काम में जितनी जरूरत हो उतना ही उसको वितरण आवंटित करना, उसको देना वित्त, और फिर उसका सही ढंग से उपयोग करवाना। ये जो है इसका एक पर्पज है। निर्णयों की सफलता का मापक, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सफल होंगे कि नहीं होंगे, इसका उसको मापना, और वित्त के एस्पेक्ट से ही मापे जाते हैं। अगर वित्त सही ढंग से उपयोग हो रहा है तो वो निर्णय सफल होगा। तो वित्त को ध्यान में रख करके जो है निर्णय लिए जाते हैं, और उनकी जो सफलता है वो वित्त पर निर्भर करती है। वित्त उसमें कितना लग रहा है, कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो उसके हिसाब से जो है उसकी सफलता निर्भर करती है। तो निर्णयों की सफलता का मापक उसको माना जाता है। संपत्ति के मूल्य में अधिकतम बढ़ोतरी, है ना, जो संपत्ति है किसी भी कंपनी या कोई भी संगठन है, उसकी संपत्ति का जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यू है, उसमें बढ़ोतरी करना, ये भी एक पर्पज है। बढ़ोतरी कैसे होगी? जब उसको फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? जब प्रॉपर वित्तीय प्रबंध किया जाएगा। अगर सही ढंग से वित्तीय प्रबंध किया जाएगा तो उस कंपनी को या उस संगठन को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट लगातार होगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी, जो भी कंपनी है ना। तो संपत्ति के मूल्य में अधिकतम बढ़ोतरी करना भी इसका एक पर्पज है। और ये बढ़ोतरी कैसे होती है? ये सही वित्तीय प्रबंध द्वारा होती है। सही वित्तीय प्रबंध अगर किया जाएगा तो उस संगठन को या व्यवसाय को ज्यादा फायदा होगा। लगातार फायदा होने से उस कंपनी की जो संपत्ति है, उस कंपनी के जो मूल्य है, उसमें वृद्धि हो जाती है। व्यवसाय का भावी विकास, अगर लगातार फायदा होता है, व्यवसाय में लगातार फायदा होता है तो उसका विकास होता है। अगर फायदा नहीं होगा तो धीरे धीरे चल के जो है आगे बंद हो जाएगा व्यवसाय। जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, अगर आपको उसमें फायदा हो रहा है तो आप उसको चलाएंगे, वो विकसित होता जाएगा, बढ़ता जाता है व्यवसाय, व्यापार, है ना। प्रॉफिट पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप घाटे में व्यवसाय तो चला नहीं सकते हैं, बंद हो जाएगा, है ना। और प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट होगा प्रॉपर वित्तीय प्रबंधन के जरिए। अगर आप सही तरीके से, प्रभावी तरीके से वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं तो आपको व्यवसाय में फायदा होगा। व्यवसाय में जब फायदा होगा तब आप व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, उसका विकास करेंगे। अगर फायदा नहीं होगा तो वो व्यवसाय नहीं चल पाएगा, बंद हो जाएगा। तो व्यवसाय का भावी जो विकास है वो करना, ये इसका एक पर्पज माना जाता है। व्यवसाय का कुशल संचालन, वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से व्यवसाय का कुशल संचालन, ये भी एक पर्पज है, क्योंकि इसके जरिए जो हम सही ढंग से व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। वित्त पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं, है ना। पूरी जो गतिविधियां हैं किस पर केंद्रित हैं? वित्त पर केंद्रित। वित्त के इर्द गिर्द सारी गतिविधियां घूमती हैं, है ना। अगर वित्त नहीं है तो कुछ भी नहीं, सब खत्म। इसके बाद इसके कार्य यहां पर मैंने बताए हुए हैं। कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक कार्य है प्रशासनिक कार्य या निर्णयात्मक कार्य। कोई भी निर्णय लेना है तो वो उस तरह के जो कार्य होते हैं या प्रशासन संबंधी जो काम है वो प्रशासनिक कार्य कहे जाएंगे। और दैनिक या क्रियात्मक कार्य, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो यहां पर निर्णय लेने संबंधी कार्य हो गए, और उन निर्णयों का क्रियान्वयन करने संबंधी कार्य यहां पर हम पढ़ेंगे, क्रियात्मक कार्य के अंतर्गत आएंगे वो, है ना। और उन्हीं को हम दैनिक कार्य वो बोलते हैं, जो डेली बेसिस पर हम करते हैं। रूटीन जो वर्क होते हैं, रूटीन वर्क दैनिक कार्य कहे जाते हैं। तो दोनों तरीके के कार्य वित्तीय प्रबंधन द्वारा किए जाते हैं। तो दो हिस्सों में बांट करके मैंने ये कार्य बताए थे। तो पहले हम प्रशासनिक कार्य या निर्णयात्मक कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये
इसको हम ए बी करके कर सकते हैं। ए है, ये बी। हाँ, तो वही चीजें हैं। देखो अब आपको नई चीज नहीं मिलेगी, सब चीजें वही हैं, सारी चीजें लगभग मैं बता चुका हूं, है ना। उद्देश्य में हमने पढ़ लिया, लक्षण में तो बहुत सारी चीजें पढ़ी ली हैं। अब ये सब चीजें रिपीट होंगी, थोड़ा सा अलग अलग रूप में, है ना। इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन चीजें लगभग वही चलना है आगे तक, ठीक है। वित्त का पूर्वानुमान पढ़ चुके हैं हम, है ना। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत पहला काम होता है कि उस काम में कितना खर्च आएगा, इसका हम एस्टिमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना। क्योंकि बजट में यही होता है। इसकी आप तुलना बजट से भी कर सकते हैं कि बजट बनाया जाता है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं, लेकिन संविधान में उसको वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो बजट जब बनता है तो उसमें सबसे पहले अनुमान ही लगाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बजट अनुमान। बजट अनुमान तैयार किए जाते हैं, है ना। जो भी प्रशासनिक मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय के अलावा जो मंत्रालय होते हैं, अपने अनुमान जो है आगामी वर्षों के आय तथा व्यय के अनुमान तैयार करके एक निश्चित अवधि में वित्त मंत्रालय के पास भेजते हैं, उनको बोलते हैं बजट अनुमान। और लगभग ये प्रोसेस बजट प्रस्तुतिकरण के 6 से 7 महीने पहले से स्टार्ट होती है। बजट प्रस्तुत होता है, अभी फरवरी में प्रस्तुत हो रहा है, फरवरी में हो रहा है कि जनवरी? फरवरी में हो रहा है, 1-2 फरवरी को होता है स्टार्टिंग में। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है लगभग आप देखें तो जुलाई अगस्त से हो जाती है। बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाती है। और ये स्टार्ट कहां से होती है? ये स्टार्ट होती है, इसमें पहले क्या होता है कि जो वित्त मंत्रालय है वो एक प्रपत्र सभी मंत्रालयों के पास भेजता है। प्रपत्र एक फॉर्म होता है, प्रपत्र जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं ना, कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं तो उस तरह का प्रपत्र होता है। इसमें कॉलम दिए रहते हैं, जैसे उसने दे दिया वित्त वर्ष दे दिया, फिर विभाग का नाम दे दिया, उसमें कितनी आय होने वाली है, कितना व्यय होने वाला है। तो ये पूरा जो है ब्यौरा, उसमें फिर एक कॉलम ये रहता है कि घटा बढ़ी, मतलब ज्यादा अगर आप आय की डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा व्यय दर्शा रहे हैं, तो फिर उसका आपको कारण बताना पड़ता है। घटा बढ़ी का अनुमान, ऐसा एक करके कॉलम होता है ना। अगर आपने बोल दिया कि भाई पिछले वर्ष जो है 1000 करोड़ का खर्च आया था और इस बार हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो फिर उस मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा भाई क्यों चाहिए आपको इतना क्यों चाहिए, क्या कर रहे हैं आप ऐसा, है ना। तो उसका वो ब्यौरा देगा कि भाई हम जो है एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, है ना, या हम कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें जो है इतना खर्च चाहिए। फिर उससे पूछा जाता है कि आपको ये खर्च जो चाहिए कहां से आएगा, आप ही बताओ। भाई आपको बताना पड़ेगा कि आप खर्च तो आपके डिपार्टमेंट में होना है और सोर्स भी आपको ही बताना पड़ेगा कि आएगा कहां से इतना पैसा, है ना। तो उसमें जो है ये ब्यौरा एक कॉलम रहता है, ये ब्यौरा उसको उनको देना पड़ता है। तो ये प्रपत्र भेज करके इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, बजट निर्माण की प्रक्रिया। हम जब उस समय बजट निर्माण प्रक्रिया पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो ये बहुत डिटेल में पढ़ा जाता था। अब ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी चीज है ये तो, है ना। उसमें पूरा बजट निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते थे, फिर बजट की स्वीकृति है, बजट कैसे स्वीकृत कराया जाता है, फिर बजट का क्रियान्वयन होता है, फिर लेखांकन का पूरा एक टॉपिक होता है, मैं आता था, फिर लेखा परीक्षण पूरा एक टॉपिक होता था, CAG वगैरह, तो बहुत डिटेल में पढ़ते थे। तो वही है ये वित्त का पूर्व अनुमान, मतलब बजट अनुमान ना, कितना खर्च होने वाला है उसका ब्यौरा तैयार किया जाता है। जैसे बजट तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय अपने अनुमान तैयार करके, आय व्यय के अनुमान तैयार करके आगामी वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजते हैं, वही इसी तरह का कुछ ये वित्त का पूर्वानुमान लगाने का काम किया जाता है। विनियोग संबंधी निर्णय, विनियोग मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, है ना। विनियोग को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसी को निवेश भी बोला जाता है। निवेश या विनियोग एक ही वर्ड है ना हिंदी में,
निवेश भी बोलते हैं और विनियोग भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के संबंध में कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाता है ना। मतलब पहले बोल दिया कि भाई कितना खर्च होने वाला है या कितनी आय होने वाली है, फिर उस आय को कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। फिर वित्त की व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था मतलब वित्तीय स्रोत का पता लगाना है ना। वित्तीय व्यवस्था मतलब वित्तीय स्रोत, वित्तीय स्रोतों का पता लगाना। ये वित्तीय स्रोतों का पता लगाया जाता है। इसके बाद कि जो भी हमारे काम जो चल रहे हैं उनमें जो भी खर्च आने वाला है वो खर्च कहाँ से पूरा होगा, उससे कहाँ से उसकी पूर्ति करेंगे उसकी, तो वो जो है अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद ये है वित्तीय व्यवस्था। प्रारंभिक खर्चों की व्यवस्था, स्टार्टिंग जब हम कोई काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कुछ स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों की पूर्ति कहाँ से होगी इसका भी अनुमान इसके द्वारा लगाया जाता है। हम व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ खर्च आता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक साथ पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो फिर वो व्यवस्था की जाती है कि भाई थोड़ा थोड़ा खर्च हमें चाहिए, थोड़ा थोड़ा खर्च कहाँ से आएगा, उसका जो है उसका प्रबंध वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है स्टार्टिंग खर्चों का। इसके बाद आता है रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान का प्रबंध। रोकड़ मतलब कैश, रोकड़ का मतलब होता है कैश, कैश की प्राप्ति और उसका कैसे पेमेंट करना है, भुगतान करना है, इसका प्रबंध किया जाता है। मतलब सही तरीके से कैश हमें प्राप्त हो जाए, अमाउंट हमें प्राप्त हो जाए और उसका सही तरीके से भुगतान हो जाए, तो इसका प्रबंध किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई गबन नहीं होना चाहिए। एक चैनल के माध्यम से, थ्रो प्रॉपर चैनल के माध्यम से सही संगठन से, सही तरीके से, सही माध्यम से हमें वो पैसा मिल जाए और उसका सही तरीके से भुगतान अगर करना है तो सही तरीके से भुगतान हो जाए। बीच में जो बिचौलिए हैं वो पैसे नहीं खाएं, है ना। इस तरह से प्रबंध करना कि हम जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं हमें डायरेक्ट मिल जाए। सही माध्यम अपना ऑनलाइन जैसे माध्यम है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं रहता है, तो हम जो है ऑनलाइन वहाँ से पैसे आ जाएं और हम उसी तरीके से भुगतान कर दें, है ना, जिसको हमें भुगतान करना है। तो इसमें इस तरह से प्रबंध किया जाता है कि उसमें कोई मध्यस्थ नहीं हो, बीच में कोई पैसे खाने वाले नहीं हो। तो ये है रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान प्रबंधन। नए वित्तीय स्रोत की खोज। कभी कभी क्या होता है कि खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे जो परंपरागत सोर्स हैं उनसे जो है खर्च पूरा नहीं हो रहा है ना। किसी काम को करने में खर्च बहुत ज्यादा लग रहा है, तो जो परंपरागत सोर्स जिसकी हमने खोज पहले की थी, जिनका हमने पता लगाया था, वो सोर्स जो है अब कारगर नहीं है, यानी उन सोर्सों से जो है हम खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं, कमी हमें खर्च की कमी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जो है कुछ नए वित्तीय स्रोतों की खोज भी वित्तीय प्रबंध द्वारा की जाती है, बीच में ऐसा कभी कभी हो जाता है। इसके बाद वित्तीय नियोजन, निर्णय, निर्देशन तथा नियंत्रण। वित्त संबंधी प्लानिंग करना है, वित्तीय जो खर्च हैं उन पर कंट्रोल करना है, समय समय पर जो है जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, वित्त संबंधी काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन प्रदान करना है। अच्छा, ये 2 बार आ गया ना नियंत्रण। 2 बार आ गया, एक ही है नियोजन, निर्णय तथा निर्देशन। ये वित्त संबंधी, ये सब वित्त संबंधी है, ठीक है। वित्त के संबंध में प्लानिंग करना, इस तरह से निर्णय करना कि जो है खर्च ज्यादा नहीं हो, और इसके संबंध में समय समय पर जो वित्तीय प्रबंधक है वो डायरेक्शन प्रदान करता है।
सॉरी ए ही है ना, ये अभी यही चल रहा है। वित्तीय परामर्श, वित्तीय मामलों में जो है वित्तीय जो प्रबंधक होते हैं वो समय समय पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको जो है परामर्श प्रदान किया जाता है वित्त मामलों में। ठीक है। विनियोग संबंधी निर्णय, ये रिपीट है क्या? हाँ, ये रिपीट हो गया है ना, इसकी जगह रिपीट है ये। लाभ तथा आय का प्रबंध करना, लाभ तथा आय का प्रबंध करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमें आय हुई है, उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, जिससे और ज्यादा हमें प्रॉफिट हो, है ना। जो भी फायदा हमें हो रहा है उसको जो है और अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, जिससे जो है कंपनी को या किसी उद्यमी को और ज्यादा फायदा हो। कर्मचारियों की व्यवस्था करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना मतलब वित्तीय दृष्टि से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी डिपार्टमेंट जो ही मांग करता है, कार्मिकों की मांग करता है, तो उसके लिए उसको जो है वित्त मंत्रालय से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि सैलरी तो उसको ही देना है ना। वित्त किसी भी, मान लीजिए गृह मंत्रालय है या गृह विभाग है, उसने नियुक्ति कर ली, अब गृह विभाग तो सैलरी देगा नहीं, सैलरी किसको देना है? वित्त मंत्रालय को, वित्त विभाग को देना है। तो उससे पूछ करके ही जो है रिकमेंड किया जाता है कि हमें इतने कार्मिक चाहिए, इतने डिप्टी कलेक्टर चाहिए, है ना, इतने हमें डीएसपी चाहिए, इतने नायब तहसीलदार चाहिए। तो जो भी डिपार्टमेंट जो है ये रिकमेंड करता है, उसके लिए वित्त मंत्रालय से कंसल्ट करना होता है, क्योंकि जो है वित्त मंत्रालय द्वारा ही उसको वेतन दिया जाता है। ठीक है। तो कर्मचारी की व्यवस्था करने के संबंध में भी जो है इसका रोल होता है, क्योंकि कुछ भी निर्णय लेना है कर्मचारियों के संबंध में, वो जो है इससे कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी जो है वो आगे बढ़ेगा। इसके बाद यहां पर है आगे दैनिक कार्य, वित्त प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा। टाइम हो गया, चलो है ना, इसको कल कंप्लीट कर पाएंगे अपन, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। इसमें थोड़ा सा बचा है, वैसे ये कल हो जाएगा ये, और कल मेरे ख्याल से नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, तनाव प्रबंधन नया टॉपिक है, वो कल मैं स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है इसमें।